फॉर्मेशन देखते हैं। ठीक है, तो यूरिन फॉर्मेशन में 3 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, सेकेंड सेलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन, तीसरा ट्यूबुलर सिक्रेशन। इससे क्या क्या फायदा होता है पहले देख लेते हैं, फिर इसको पूरा डिटेल में देखेंगे। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में क्या होगा कि जो सबसे लार्ज पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं, आर नॉट फिल्टर्ड आउट, आर नॉट फिल्टर्ड आउट। ठीक है, समझ आ रहा बात है ना? जैसे कि एग्जांपल के तौर पर लार्ज प्रोटीन्स, प्लाज्मा प्रोटीन, लार्ज प्लाज्मा प्रोटीन, ठीक है, ब्लड कॉर्पस्कल्स। सिलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन में क्या होगा, जो भी चीजें फिल्टर आउट हुई हैं, ठीक है, जो भी चीजें फिल्टर्ड आउट हुई हैं, ठीक है, उनमें से जो चीजें हमारे काम की है, जैसे कि ग्लूकोज, वाटर, मिनरल्स, न्यूट्रिशन, एक्सेट्रा, जो भी हमारे काम की है, ठीक है, वो सब रीअब्सॉर्ब होगा। ट्यूबुलर सिक्रेशन जो रहेगा, इसमें क्या होता है, मेनली फॉर आयोनिक एंड पीएच बैलेंस के लिए होता है। ठीक है, तो ये एक बेसिक है ना, ये एक बेसिक है। अब इसमें क्या क्या आएगा उसको अपन देखते हैं। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्या होता है, ये कुल मिलाकर के जो सारी चीजें हैं ये हो कहाँ रही हैं, है ना, ये ध्यान रखना है। ये जो सारी चीजें हैं ये हो कहाँ रही हैं, तो ये हो रही है नेफ्रॉन्स, ये हो रही है नेफ्रॉन्स। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें जो रहेंगी वो नेफ्रॉन्स में होती है। ठीक है, चलो, तो इसको मैं हटा रहा हूँ। तीनों स्टेप ध्यान रखिए, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, सेलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन, ट्यूबुलर सिक्रेशन। नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देख लिए हम लोग। तो चलो इसी इसी के साथ में नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं। ये जो क्या है, एक एक करके देखेंगे। ये क्या चीज है, ये वोमेन्स कैप्सूल। ठीक है, ये वोमेन्स कैप्सूल है, सबको मालूम है। ठीक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ये जो रहेगा ये वोमेन्स कैप्सूल है। यहाँ से यहाँ तक जो रहेगा वो पीसीटी है। ठीक है, और यहाँ से लेके यहाँ तक जो रहेगा वो लूप ऑफ हेनली है। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक जो रहेगा वो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है। और ये वाला जो पार्ट है ये कलेक्टिंग डक्ट है। ठीक है, ये क्या है, डीसीटी ऑफ अदर नेफ्रॉन। ये क्या चीज होगा, डीसीटी ऑफ अदर नेफ्रॉन। तो बहुत सारे नेफ्रॉन्स के जो डीसीटी हैं वो कलेक्टिंग डक्ट से आ करके क्या होते हैं, ज्वाइन होते जाते हैं। ठीक है, बहुत सारे जो जो बहुत सारे जो डीसीटी हैं अलग अलग नेफ्रॉन, जैसे ये एक नेफ्रॉन है, इसका डीसीटी आके जुड़ा है कलेक्टिंग डक्ट से, वैसे ही ये भी एक डीसीटी है दूसरे नेफ्रॉन का, ये दूसरे नेफ्रॉन का, ये दूसरे नेफ्रॉन का डीसीटी है जो कलेक्टिंग डक्ट में आके ज्वाइन करते जा रहे हैं। ठीक है, चलिए
देन उसके बाद देखते हैं, ये हो गया हमारा एक स्ट्रक्चर हो गया, ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर हो गया, है ना। तो बोमेन्स कैप्सूल के अलावा हमको और क्या मिलेगा, यहाँ पर एक टफ्ट ऑफ कैपिलरी मिलेगा। ठीक है, ये ब्लड कैपिलरी का एक गुच्छा है, ब्लड कैपिलरी का एक गुच्छा है। ठीक है, तो इस ये जो रहेगा ये अफरेंट आर्ट्रियोल है, ये अफरेंट आर्ट्रियोल है। ठीक है, ये जो रहेगा ये इफरेंट आर्ट्रियोल है ना। अब इन दोनों में डिफरेंस देखो आप लोग, इसका डायमीटर देखो और इसका डायमीटर देखो, बहुत ज्यादा अंतर है। ठीक है, तो इसका डायमीटर जो रहेगा वो ज्यादा रहेगा, ये जो ब्लड कैपिलरी इसका डायमीटर कम रहेगा। ठीक है, तो अफरेंट आर्ट्रियोल जो रहेगा मोर डायमीटर रहेगा इसका, मोर डायमीटर देन इफरेंट आर्ट्रियोल। ठीक है, मोर डायमीटर देन इफरेंट आर्ट्रियोल। समझ आ रहा बात? ठीक है, इससे क्या होगा बेटा, यहाँ पर प्रेशर डेवलप होगा, है ना। इससे क्या होगा, यहाँ प्रेशर डेवलप होगा। चलो, तो ये अफरेंट आर्ट्रियोल है, ये इफरेंट आर्ट्रियोल है। अफरेंट आर्ट्रियोल और इफरेंट आर्ट्रियोल में क्या डिफरेंस है, अफरेंट आर्ट्रियोल का डायमीटर काफी ज्यादा है, इफरेंट का डायमीटर काफी कम है। तो इससे क्या होगा, यहाँ पर प्रेशर डिफरेंस डेवलप होगा। ठीक है, तो यूरिन फॉर्मेशन का पहला स्टेप जो था हमारा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अब देखो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्या होता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में क्या होगा कि भाई जैसे फिल्ट्रेशन और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में डिफरेंस क्या क्या आता है, देखो जैसे नॉर्मल जो फिल्ट्रेशन है ना, जैसे हम चाय बनाते हैं तो चाय में जो पत्ती, चाय पत्ती, अदरक अदरक जो भी इलायची लौंग डालते हैं हम लोग। ठीक है, तो जो चाय है उसको जैसे ही हम छानते हैं तो जो छन्नी होता है उसमें जो बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं बेटा, ठीक है, वो बड़े बड़े पार्टिकल्स उस छन्नी में छन जाते हैं, फिर नीचे जो आता है वो चाय आता है। ठीक है, तो चाय में क्या क्या चीजें रहेंगी, तो जो चाय पत्ती का पिगमेंट है ना, जैसे थोड़ा सा डार्क कलर का होता है, जैसे चाय पत्ती है, ब्लैक टी जो रहता है, तो ब्लैक टी का जो ब्लैक पिगमेंट है वो छन के नीचे कप में आ जाएगा। देन बहुत सारा पानी आ जाएगा। ठीक है, देन उसके बाद और क्या आएगा, लौंग इलायची का जो टेस्ट है वो आ जाएगा, मतलब उसका जो केमिकल है वो आ जाएगा। और क्या आएगा, और क्या आएगा, शक्कर छन जाएगा क्या, अदरक, अदरक पूरा नीचे, शक्कर छन जाएगा क्या कि कप में आएगा, डिसॉल्व हो जाएगा। तो कुल मिला करके बेटा जो चाय, हाँ, चाय का जो कप है उसमें क्या चीजें रहेंगी, जो डिसॉल्व पार्टिकल्स हैं, जो डिसॉल्व रहता है चाय में, वो सारा चीजें क्या हो जाएगा, वो छन करके कप में आ जाएगा। ठीक है, लेकिन जो भी बड़े बड़े पार्टिकल है जो वाटर डिसोल्यूबल नहीं है, जैसे चाय पत्ती हो गया, अदरक का पार्टिकल हो गया, ठीक है, जो बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं, है ना, लौंग इलायची जो डालते हैं हम, वो सारा चीज जो रहेगा वो छन्नी के ऊपर रह जाएगा। ठीक है, तो ये फिल्ट्रेशन होता है, ये फिल्ट्रेशन है। बट हम यहाँ पर क्या देखते हैं, यूरिन फॉर्मेशन के समय अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में क्या होता है, मान के चलो वो जो चाय आप लोगों ने छाना है उसको हम क्या करेंगे, 10 लेयर के एक कॉटन के कपड़े में फिर से छानेंगे, 10 लेयर के कॉटन के कपड़े में फिर से छानेंगे, जिसमें बहुत ही माइन्यूट पोर्स होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ठीक है, अब छानने के बाद जो कप में चाय आएगा उसका कलर जो होगा पहले के मुकाबले डार्क होगा या एकदम लाइट हो जाएगा, है ना, बहुत आसान, लाइट हो जाएगा। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि चाय पत्ती का जो छोटे छोटे पार्टिकल्स थे जो बड़े बड़े पोर्स के कारण चाय की छन्नी से आ चुका था, वो कपड़े में और क्या हो जाएगा, कपड़े में रुक जाएगा। 10 लेयर जो कपड़े है कॉटन का, उसमें जो चाय का पत्ती का जो छोटे छोटे पार्टिकल्स थे, अदरक का जो छोटे छोटे पार्टिकल्स थे, वो भी छन जाएगा। समझ आ रहा बात? प्लस जो पिगमेंट था, पिगमेंट भी काफी छन जाएगा, मतलब वो उसकी भी क्या हो जाएगी, फिल्ट्रेशन हो जाएगी। ठीक है, तो जो चाय का जो पिगमेंट था वो भी काफी हद तक 10 लेयर कपड़े में रुक जाएगा। और जो 10 लेयर कपड़े छानने के बाद जो हमको कप ऑफ टी मिलता है, जो चाय एक कप जो हमको मिलता है, उसका जो कलर होगा वो नॉर्मल फिल्ट्रेशन के मुकाबले लाइट होगा, क्योंकि पिगमेंट और छन गया। ठीक है, छोटे छोटे और जो पार्टिकल्स थे, डस्ट पार्टिकल जैसा दिखता है ब्लैक टी, आप अगर आप लोग देखे होंगे कांच के कप में, तो थोड़ा सा
डस्ट पार्टिकल जैसे दिखता है, ठीक है, तो वो भी छन जाएगा, ठीक है, तो आपको क्रिस्टल क्लियर आपको फ्लूइड मिलेगा। फिर मैं आपसे पूछूंगा कि ये जो फ्लूइड होता है, ठीक है, उसमें क्या शक्कर छन जाएगा क्या, उसमें भी रुक जाएगा क्या? अभी भी शक्कर जो हम डिसॉल्व किए थे वो रुकेगा क्या वहां पर, कि नहीं रुकेगा? नहीं रुकेगा, ठीक है, वो अभी भी 10 लेयर कपड़े में नहीं रुकेगा। क्यों? क्योंकि वो वाटर डिसॉल्वेबल है, ठीक है, तो वो पूरे तरीके से पानी में डिसॉल्व हो चुका है। तो वो 10 लेयर कपड़े के बावजूद भी, मतलब 10 लेयर कपड़ा हम कर रहे हैं, ये हो गया बेटा फिल्ट्रेशन का डबल ट्रिपल 10 लेयर फिल्ट्रेशन, तो ये हो गया अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ठीक है। तो ये जो वाटर डिसॉल्वेबल जो भी था वो कप में आ जाएगा, जैसे चाय का स्वाद, अदरक का स्वाद, ठीक है, समझ आ रहा बात, हल्का सा पिगमेंट, देन शक्कर, ये सारा चीज क्या हो जाएगा, फिल्टर्ड आउट होकर के कप में आ जाएगा। तो एक मोटा मोटे आप लोगों के दिमाग में थोड़ा सा एक सीन क्रिएट हो गया है कि भाई फिल्ट्रेशन और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में क्या अंतर है। फिल्ट्रेशन क्या है, जिसमें बहुत सारे पार्टिकल्स फिल्टर होते हैं। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में हर पार्टिकल फिल्टर नहीं हो पाता, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा बेटा, ये जो प्रेशर डिफरेंस होता है, ठीक है, जैसे कि कोई एक यहाँ पर जो ब्लड आ रहा है, यहाँ पर जो ब्लड आ रहा है ना, जिस स्पीड से आ रहा है उस स्पीड से वो जा नहीं पा रहा है। देखो बेटा, यहाँ पर डायमीटर ज्यादा है, यहाँ डायमीटर कम है, तो सीधी सी बात है, आगे अगर रास्ता रोकोगे, ठीक है, किसी भी फ्लूइड का, जैसे ये मोटा पाइप है, ये पतला पाइप है, तो ये पाइप पतला होने के कारण यहाँ पर प्रेशर बढ़ेगा या कम होगा? ये इट इज ग्लोमेरुलस, ठीक है, इट इज ग्लोमेरुलस। तो ग्लोमेरुलस में क्या हो जाएगा, प्रेशर हाई होगा। क्यों हाई होगा? ड्यू टू डायमीटर कम हो गया, इसका सरफेस एरिया कम हो गया। प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट एरिया होता है ना, अकॉर्डिंग टू फिजिक्स देखें तो इसका जो एरिया है, इसके एरिया के मुकाबले इसका एरिया क्या हो गया, कम हो गया, तो प्रेशर ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। समझ आ रहा बात? तो ये जो प्रेशर यहाँ पर जो बढ़ता है, प्रेशर हाई जो होता है, तो हाई प्रेशर होने के कारण क्या होता है, जो छोटे छोटे छेद होते हैं, ऑलरेडी हम लोगों ने देखा है कि ब्लड कैपिलरी में माइन्यूट पोर्स होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, वहां से फ्लूइड का लॉस होता है ना। सर्कुलेटरी सिस्टम में हम लोगों ने देखा है कि कैपिलरी से, ब्लड कैपिलरी से वाटर आउट होता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स भी वहां से मूव करते हैं, न्यूट्रिशन, है ना, आप लोगों ने देखा होगा टिश्यू के पास में से क्या होता है बेटा, ब्लड कैपिलरी से वाटर आउट होगा, ग्लूकोज आउट होगा, अमीनो एसिड आउट होगा, तो ब्लड कैपिलरी से ये सारी चीजें बाहर जाती हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें जब बाहर जा रही हैं, है ना, तो वहां तो नॉर्मल जा रहा था, लेकिन अगर हम प्रेशर को बढ़ा दें और, तो बहुत सारा फ्लूइड बाहर जाएगा। समझ आ गया बात? तो यहाँ पर क्या होगा बेटा, कि बहुत सारा फ्लूइड बाहर जाएगा, तो यहाँ से छन के यहाँ आ जाएगा। तो ये जो वुमेन्स कैप्सूल है, यहाँ पर देखेंगे कि कुछ सेल्स की लाइनिंग होती है। मैंने आपको बताया है ये नेफ्रॉन जब मैं स्टार्ट किया था, ठीक है, तो ये जो सेल्स होगा उसको क्या बोलेंगे बेटा, ठीक है, ये जो सेल्स होता है इसको क्या बोलते हैं, पोडोसाइट, याद आ रहा है, पोडोसाइट्स, ठीक है। पोडोसाइट्स के बीच में, इन बिटवीन, इन बिटवीन पोडोसाइट्स स्मॉल पोर्स आर फाउंड, ठीक है, छोटे छोटे पोर्स होंगे जिससे कि जो भी फिल्टर्ड लिक्विड है, ब्लड के प्लाज्मा का फिल्टर्ड लिक्विड यहाँ पर आने के लिए छोटे छोटे छेद होते हैं, ठीक है, समझ आ रहा बात? इस पोर्स को क्या बोलते हैं, इस पोर्स को क्या बोलते हैं, स्लिट पोर्स, ठीक है, स्लिट पोर्स, छोटे छोटे। चलो, देन उसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पर क्या क्या चीजें फिल्टर्ड आउट होकर के आ रही हैं। तो मुझे बताओ, ब्लड में मेनली फ्लूइड पार्ट होता है क्या, प्लाज्मा, क्लियर है? ब्लड का मेनली फ्लूइड पार्ट क्या होता है, प्लाज्मा। बेटा ये जो वुमेन्स कैप्सूल के अंदर मैंने आपको बताया था, एक सेलुलर लाइनिंग होता है, ठीक है, स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स होते हैं वुमेन्स कैप्सूल में, और ये स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स जो है वो मेनली आपको वुमेन्स कैप्सूल में ही मिलेंगे, नेफ्रॉन के। तो ये जो पोडोसाइट्स है, ठीक है, पोडोसाइट्स जो सेल्स होते हैं, ये भी एक प्रकार का सिंपल स्क्वैमस है, ठीक है। तो ये जो पोडोसाइट है, पोडोसाइट के बीच बीच में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उसको स्लिट पोर्स बोलते हैं, मतलब छोटे छोटे छेद होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे छेद होते हैं, उसको स्लिट पोर्स बोलते हैं। चलो,
तो समझ आएगा स्लिट पोर्स, तो छोटा सा छेद होता है इसमें, पोर होता है, ठीक है, पोरोसाइट्स के बीच बीच में। चलो तो अब यहाँ पर देखते हैं कि ब्लड का जो कौन सा पार्ट फिल्टर होगा। तो सीधी सी बात है, ब्लड का जो लिक्विड पार्ट है दैट इज प्लाज्मा, तो प्लाज्मा फिल्टर होगा, तो ब्लड में कौन कौन सी चीजें रुक जाएंगी, पूरा जो ब्लड कॉर्पसल है वो रुकेगा, आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट और बड़े बड़े जो, हाँ प्लाज्मा प्रोटीन, हाँ हाँ प्लाज्मा प्रोटीन, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन, क्लॉटिंग प्रोटीन्स, ये सारा जो बड़े बड़े लार्ज प्रोटीन्स हैं वो रुकेंगे, ठीक है। लार्ज सॉलिड जो सेल्स हैं आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स वो रुकेंगे। वैसे बेटा चाय में जैसे सॉलिड पार्टिकल्स रुकते हैं वैसे ही ब्लड का सारा सॉलिड पार्टिकल जो रहेगा वो रुकेगा, लार्ज पार्टिकल्स रुकेगा। सबसे ज्यादा चाय छानते समय कप में कौन सा मटेरियल आता है? सबसे ज्यादा चाय छानते समय पानी, दूध में भी पानी ही होता है बेटा। मिल्क इज 90% वाटर, ठीक है, समझ आ रहा है बात, मिल्क इज 90% वाटर, तो सबसे ज्यादा पानी ही आएगा कप में, ठीक है। तो यहाँ पर भी ब्लड का सबसे ज्यादा जो पार्टिकल होगा दैट इज वाटर, तो वाटर सबसे ज्यादा आ जाएगा, वाटर यहाँ पर मैक्सिमम, ठीक है, वाटर हमको मैक्सिमम मिलेगा। देन उसके बाद हमको क्या क्या देखना है, जो प्लाज्मा में डिसॉल्व पार्टिकल्स थे वो देखने हैं, तो बताते जाएंगे हम एक एक करके। तो वाटर आ गया, सबसे ज्यादा मैक्सिमम वाटर आ गया। देन उसके बाद कौन सा पार्टिकल खुला था भैया? ग्लूकोज, हाँ, और कौन सा? सॉल्ट्स। भाई चाय में नमक डालोगे तो क्या छन्नी में थोड़ा रुक जाएगा, तो सॉल्ट्स तो होते हैं ना, आयंस, है ना, सम गैसेस जो प्लाज्मा के वाटर में डिसॉल्व है, एंड और क्या, ऐसा कौन सा चीज है जिसको बाहर निकालना है? यूरिया निकालना है भैया बाहर, हाँ यूरिया बाहर निकालना है, ठीक है। मेन तो वही है। हॉर्मोन्स, हॉर्मोन्स डिसॉल्व होते हैं, है ना, हर हॉर्मोन्स वाटर डिसॉल्व नहीं होता है, ठीक है। कई हार्मोन जो रहते हैं वो प्रोटीन के साथ में अटैच रहते हैं, कुछ वाटर में डिसॉल्व होते हैं, तो वो आ जाएंगे हार्मोन्स। और क्या आएगा? ड्रग्स। ड्रग्स कौन सा? जो मेडिसिन हम लेते हैं वो वाला ड्रग्स, है ना, ठीक है। और तो ये एक्स वाई जेड जो भी पार्टिकल्स है, अमाइनो एसिड हो गया, ठीक है, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं वो सब क्या हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा, यहाँ से फिल्टर आउट होकर के आ जाएगा। तो ये जो प्रोसेस है जिसमें सारा डिसॉल्वेबल पार्टिकल्स है, ग्लूकोज, सॉल्ट, आयन, गैसेस, यूरिया, हार्मोन, ड्रग्स, अमीनो एसिड एक्सेट्रा, जो भी डिसॉल्वेबल पार्टिकल्स था, एंड उसके बाद बाइल पिगमेंट, बाइल पिगमेंट भी आएगा। मैंने आप लोगों को चाय का एग्जांपल इसी दिया क्योंकि चाय की पत्ती का जो कलर होता है, ठीक है, चाय की पत्ती का जो कलर होता है वो भी फिल्टर आउट होकर के आता है चाय में, है ना। तो वैसे ही ब्लड में आपको बाइल पिगमेंट्स मिलेंगे, समझ आ रहा है बात, यूरोबिलिनोजन, तो ये जो बाइल पिगमेंट है वो भी फिल्टर आउट होकर के आएगा, है ना। यूरिन का कलर जो होता है वो क्या होता है? तो हाँ एकदम पेल लाइट येलो होता है, तो वो लाइट येलो, पेल येलो कलर किसके कारण होता है? जो पिगमेंट होता है बाइल पिगमेंट, यूरोबिलिनोजन, उसके कारण होता है, ठीक है। तो वो पिगमेंट भी आएगा इसमें, लेकिन वाटर की क्वांटिटी ज्यादा होती है जब, तो वो कलर हमको दिखता नहीं है क्योंकि बहुत कम है। वही सीधी सी बात है कि एक ड्रॉप इंक को मैं अगर एक गिलास में डालूं तो हमको कलर दिखेगा, लेकिन एक ड्रॉप इंक को मैं तालाब में डालूंगा तो नहीं दिखेगा कलर। तो वैसे ही कुछ होता है कि बहुत कम क्वांटिटी में होता है, कंसंट्रेटेड यूरिन में बस दिखेगा ये, ठीक है। चलो तो ये सारी चीजें आ गई, तो इसी को बोलते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के लिए कौन कौन से फैक्टर रेस्पॉन्सिबल है, तो और कौन कौन से मेम्ब्रेन्स रेस्पॉन्सिबल है, तो ध्यान देना कौन कौन से मेम्ब्रेन्स आते हैं फिल्ट्रेशन के समय, ठीक है। तो ब्लड वेसल का जो एंडोथेलियम होगा, याद है आपको ब्लड वेसल का एंडोथेलियम, तो ये एक मेम्ब्रेन हो गया। देन इन दोनों के बीच में बेसमेंट मेम्ब्रेन होगा। बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या होता है? जैसे एंडोथेलियम के ऊपर बेसमेंट मेम्ब्रेन और ये पोडोसाइट के ऊपर बेसमेंट मेम्ब्रेन, तो ये बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गया एक लेयर, ठीक है। देन उसके बाद पोडोसाइट, तो ऐसा 3 लेयर से होकर के फिल्ट्रेशन होता है और फ्लूइड यहाँ पर आता है, कहाँ पर आता है? बोमेन्स कैप्सूल में। समझ आ रहा है बात आप लोगों को? 3 लेयर से फिल्टर आउट होकर के आएगा कौन कौन सा? एंडोथेलियम ऑफ ब्लड वेसल, दैट इज कैपिलरी का एंडोथेलियम, बेसमेंट मेम्ब्रेन इन दोनों के बीच में, देन एक सेल होगा इंटरनल साइड में वुमेन्स कैप्सूल के, दैट इज पोडोसाइट।
तो ये 3 लेयर से फिल्टर आउट होकर के सारा फ्लूइड यहाँ पर आता है जिसमें सारे डिसॉल्वेबल सब्सटेंस होते हैं, इसको बोलते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ठीक, चलो देन उसके बाद ये क्या है, ये यूरिन बन गया, ये यूरिन बन गया, नहीं बना है ना अभी बेटा। हाँ, यूरिन फॉर्मेशन जब तक 3 स्टेप कंप्लीट नहीं होगा तब तक वो यूरिन फॉर्मेशन नहीं होता है ना। तो यूरिन फॉर्मेशन में मैंने 3 स्टेप आप लोगों को शुरुआत में इसीलिए बताया ताकि आपको ध्यान रहे, यूरिन फॉर्मेशन के 3 स्टेप होते हैं। तो जब तक तीनों स्टेप नहीं होगा तब तक यूरिन नहीं बनने वाला, ठीक है। तो पहला अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हो गया, दूसरा सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होगा, तीसरा ट्यूबुलर सिक्रीशन होगा। तो ये 3 स्टेप कंप्लीट होने चाहिए, देन उसके बाद हम उसको यूरिन बोलेंगे। तो फिर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के बाद जो फ्लूइड यहाँ पर आया है इसको क्या बोलेंगे, इसको हम फिल्ट्रेट बोलते हैं, इसको हम लोग फिल्ट्रेट बोलते हैं। ये क्या चीज है, ये फिल्ट्रेट है। समझ आ रहा है भैया कई लोगों को? अब देखो फिल्ट्रेट जो भी छन के आए हैं, जैसे आप जब चाय छानते हो तो पहले एक छन्नी से छाने, फिल्टर किए, फिर 10 लेयर कपड़े से फिल्टर किए, तो आपको जो 1 कप जो चाय मिला वही फिल्ट्रेट, ठीक है, वो यूरिन नहीं है। समझ आ रहा बात, वो यूरिन नहीं, तो वो फिल्ट्रेट है। जो मैं आपको चाय का एग्जांपल दिया वो फिल्ट्रेट है, ठीक है, जिसमें शुगर वुगर सब डिसॉल्व है, ठीक है, चाय की पत्ती, अदरक का केमिकल, जो लौंग, इलायची, अभी और क्या क्या डाल रहे हैं ना काढ़ा में, हम लोग काढ़ा बना रहे हैं अभी आजकल घर में, तो और क्या क्या डालते हैं ना, दाल चीनी, काली मिर्च, काली मिर्च, गिलोय। चलो तो देखते हैं कि फिल्ट्रेट जो है, समझ आ गया बेटा ये फिल्ट्रेट क्या चीज है ना, जो फिल्टर आउट होकर के आए ये सारी चीजों को वाटर में डिसॉल्व, ये सारी जो चीजें हैं जो यहाँ पर अवेलेबल है, समझ आ रहा बात, वाटर में डिसॉल्व ये सारी चीजें जो कि वोमेंस कैप्सूल में आया है, इसी को हम क्या बोलते हैं, फिल्ट्रेट बोलते हैं। तो अब हमको देखना है कि कितना फिल्ट्रेट होता है, कितना फिल्ट्रेट बनता है, ठीक है। तो अब छोटा सा एक कैलकुलेशन है, इसको ध्यान रखना, मैं यहाँ पर बना रहा हूँ छोटा सा एक कैलकुलेशन। अब देखो बेटा कि सबसे पहले हमको देखना है कि क्वेश्चन कई बार आता है कि कितना फिल्टर आउट होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में, कितना फिल्ट्रेट बनता है हमारी किडनी में, ठीक है। तो सबसे पहले हमको देखना है, तो जैसे ये हार्ट है, ठीक है, हार्ट जो रहता है वो 5 लीटर ब्लड पंप करता है, हार्ट जो रहता है वो 5 लीटर ब्लड पंप करता है पर मिनट, ठीक है, पूरे बॉडी में। उसमें से अगर हम देखें तो किडनी में कितना जाता है वो हमको ध्यान रखना है। तो जैसे ये किडनी है, ठीक है, तो किडनी में कितना जाएगा, तो 1100 टू 1200, ये पूरा 5 लीटर पंप किया, ठीक है, 5 लीटर पंप किया, तो किडनी में कितना जाएगा, किडनी में जाएगा 1100 टू 1200 ml पर मिनट। समझ आया बात? तो ये टोटल ब्लड पंप का कितना परसेंट है ना, टोटल ब्लड पंप का कितना हिस्सा जो है किडनी को जा रहा है, कितना हिस्सा जा रहा है, टोटल ब्लड 5 लीटर पंप कर रहा है पूरे बॉडी को, पूरे बॉडी में से सिर्फ पूरा, हाँ, 1/5, 1/5, 20% और 1/5, तो ये जो रहता है ना, ये जो रहेगा इट इज 1/5 ऑफ टोटल ब्लड पंप आउट, टोटल ब्लड पंप फ्रॉम हार्ट। समझ आ रहा है बात आप लोगों को? 1 मिनट में 1100 से 1200 ml पर मिनट जो रहेगा, है ना, ये 1/5 रहेगा टोटल ब्लड जो हार्ट से ब्लड पंप आउट होता है, वो पूरा का पूरा किडनी में जाता है। समझ आ गया इतना? अब देखते हैं बेटा किडनी में जाने के बाद ये जो ब्लड है इसका फिल्ट्रेशन होगा, मतलब 1 मिनट में करीब करीब 1100 से 1200 ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है। क्या बोला मैं? 1 मिनट में करीब करीब 1100 से 1200 ml ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है किडनी के द्वारा, ठीक है। लेकिन कितना परसेंट ब्लड फिल्टर आउट होकर के फिल्ट्रेट बनता है ये भी हमको ध्यान रखना है, ठीक है। तो जो 1100 से 1200 ml ब्लड किडनी में जा रहा है, मतलब सारा का सारा जो ब्लड किडनी में जा रहा है 1100 से 1200, इसका फिल्ट्रेशन होगा, इसका फिल्ट्रेशन होगा, ठीक है। फिल्ट्रेशन होने के बाद कितना फिल्टर हमको मिलता है, कितना फिल्ट्रेट हमको मिलता है, ये हमको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये मैंने 1 मिनट का आप लोगों को कैलकुलेशन बता दिया, ठीक है। तो अब हम देखेंगे बेटा कितना,
इसका कितना ml जो रहेगा वो फिल्ट्रेट बनेगा। ये टोटल ब्लड है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इतना ml ब्लड फिल्टर हो रहा है, मतलब इतना फिल्टर हो रहा है, ठीक है। लेकिन फिल्टर हो रहा है, लेकिन फिल्ट्रेट कितना बनेगा, तो ध्यान रखेंगे 125 ml पर मिनट, 125 ml पर मिनट दोनों का है बेटा, दोनों किडनी का टोटल, मैं टोटल बता रहा हूँ, ठीक है। ये पूरा किडनी लिखा हूँ ना, लेफ्ट या राइट नहीं लिखा हूँ, ठीक है, ये किडनी लिखा हूँ। तो किडनी में 1100 से 1200 ml ब्लड जा रहा है एक मिनट में, मतलब 1/5 ऑफ टोटल ब्लड पंप बाय हार्ट, ठीक है, समझ आ रहा है बात। लेकिन ये क्या पूरा का पूरा ब्लड, भैया 1100 से 1200 ml ब्लड आ रहा है यहाँ पर, ठीक है, तो क्या पूरा का पूरा ब्लड आ जाएगा क्या 1100 से 1200 ml? तो अगर मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछूं कि अगर मैक्सिमम वाटर, मैक्सिमम अगर पूरा फ्लूइड को यहाँ आना होगा, तो भी अगर मैं आपको एक छोटा सा कैलकुलेशन बताऊं कि अगर 1000 ml ब्लड आ रहा है किडनी में, अगर 1000 ml ब्लड आ रहा है किडनी में, मैक्सिमम पूरा का पूरा फ्लूइड की बात करूं, पूरा फ्लूइड फिल्टर होके आ गया, तो वो कितना आएगा एक मिनट में यहाँ पर। तो अगर था तो मैक्सिमम 550 ml आएगा, तो भी 550 ml आएगा, अगर ये 1200 है तो भी 650 के आसपास आएगा, है ना, 55% ही प्लाज्मा पूरा फिल्टर होगा। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, समझ आया बात। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्यों नहीं पॉसिबल है, पूरा का पूरा अगर वाटर यहाँ आ गया ब्लड का, तो बेटा ब्लड तो यहीं पर रुक जाएगा, फ्लो ही नहीं हो पाएगा, ब्लड को फ्लो करने के लिए वाटर चाहिए, तो बहुत ही कम फ्लूइड का फिल्टर होता है, इसीलिए अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बोलते हैं, ठीक है। कुछ क्लॉटिंग जो ब्लड प्रोटीन्स होते हैं ना बेटा, प्लाज्मा प्रोटीन, वो वाटर को जाने भी तो नहीं देते ना, याद है आप लोगों को, ब्लड फ्लूइड ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन होता है एल्ब्यूमिन, वो भी वाटर को उतना जाने नहीं देता है, वो भी रुकता है, याद आ रहा है आप लोग। अगर मैं आपको ये बताया हूँ कि 1100 टू 1200 ml पर मिनट ब्लड किडनी में जाता है, मतलब इतना ब्लड का एक मिनट में फिल्ट्रेशन होता है, ठीक है। फिर मैं अगर आपसे पूछूं कि अगर 11 टू 1200 के बदले 1000 ml, 1000 ml 1 लीटर ब्लड अगर किडनी में जा रहा है, ठीक है, और अगर मैं बोलूं कि सारा का सारा फ्लूइड फिल्टर हो गया, तो मैक्सिमम कितना यहाँ पर फिल्ट्रेट बनेगा, ब्लड का जितना भी लिक्विड है वो पूरा निकल गया यहाँ, तो मैक्सिमम कितना फ्लूइड यहाँ पर रहेगा, कितना फिल्ट्रेट रहेगा, हाँ वही 55% जो रहता है प्लाज्मा, 55% है, दैट इज लिक्विड पार्ट, तो मैं बोल रहा हूँ पूरा फिल्टर हो गया, तो 55 550 ml ही रहेगा, 550 ml, ठीक है, मैक्सिमम उतना ही है, बट ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि ब्लड को फ्लो भी करना है, ठीक है। चलो, तो ये समझ आ गया आप लोगों को कि भैया अगर इसका मैक्सिमम भी करें तो भी 650 ml से ज्यादा फ्लूइड आएगा ही नहीं, और उतना आना पॉसिबल नहीं है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो भी किडनी में ब्लड जा रहा है उसका कुछ ही पार्ट बस फिल्ट्रेट होगा, क्योंकि कुछ पार्ट को तो एल्ब्यूमिन ग्लोबुलिन के द्वारा रोक लिया जाएगा, ज्यादा वाटर को निकलने नहीं दिया जाएगा, मालूम है ना आप लोगों को, ठीक है, समझ आ रहा है, ज्यादा जाने ही नहीं दिया जाएगा। तो कितना जाएगा एक मिनट में किडनी में 1100 से 1200 ml ब्लड जा रहा है, तो उसमें से कितना बस फिल्टर आउट होकर के फिल्ट्रेट बनेगा, ये मेरा सवाल था। तो ये जो फिल्ट्रेट बन रहा है ये कितना बनेगा, तो ये फिल्ट्रेट होता है 125 ml पर मिनट, 125 ml पर मिनट, समझ आया कि नहीं, 125 ml पर मिनट, क्लियर बेटा। तो टोटल ब्लड जो फिल्टर हो रहा है उसका ये कितना पार्ट हो गया। चलो, तो अगर 125 ml पर मिनट है, तो पूरा एक दिन में फिर कितना फिल्ट्रेट बनेगा ये हमको ध्यान रखना है, ठीक है। डायरेक्ट डेटा याद रखना, ज्यादा ताम झाम इसमें नहीं है, बट कैलकुलेशन आना चाहिए। 125 ml इंटू 8400 कितना मिनट होता है वैसे, तो ध्यान दें कितना मिनट होता है, जो भी है उसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो करीब करीब आपको 180 लीटर आ जाएगा, 180 लीटर पर डे, ठीक है। तो 125 ml पर मिनट फिल्ट्रेट बनता है और 180 लीटर पर डे फिल्ट्रेट बनता है, ठीक है, समझ आ रहा बात। तो एक छोटा सा कैलकुलेशन है कि 180 लीटर फिल्ट्रेट बनता है बस,
180 लीटर फिल्ट्रेट बनता है एक दिन में, लेकिन हम यूरिन कितना आउटपुट करते हैं? हमारा यूरिन आउटपुट कितना होता है? करीब करीब 1.5 टू 1.8 लीटर, मतलब करीब करीब 1.5 से 1.25 लीटर। ठीक है, बहुत अच्छा पानी पिए तो 2 लीटर मैक्सिमम जाता है। ठीक है, तो इतना, तो 180 लीटर फिल्ट्रेट बना, मतलब यहाँ पर फिल्टर हुआ 180 लीटर एक दिन में, लेकिन यूरिन जो है वो यहाँ से कितना निकल रहा है? यूरिन जो है वो कितना निकलेगा भैया? यूरिन कितना निकलेगा? 1.5 टू 1.8 लीटर पर डे, है ना? समझ आ रहा बात? 1.5 टू 1.8 लीटर पर डे, है ना? मतलब कितना? करीब करीब इसका अगर 1.8 भी लें, 180 लीटर फिल्ट्रेट बना, ठीक है, उसका अगर यूरिन की बात करें तो 1.8 भी लें अगर, तो भी 1% यूरिन बना। मतलब जितना भी फिल्ट्रेट बना है ना, जितना भी फिल्ट्रेट बना है उसका 1% बस आगे चल के यूरिन बनता है। तो फिर बाकी कहाँ गया? फिर बाकी कहाँ चला गया? हाँ, तो बाकी जो रहेगा वो आपका आएगा सेकेंड स्टेप ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, सेलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन। ठीक है, तो सेलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन। अब देखो बेटा, यहाँ पर मैं एक दूसरे कलर से बना रहा हूँ, ये हमारा इफरेंट आर्ट्रियोल है। इफरेंट आर्ट्रियोल जो है वो जो क्या होगा, ये ऐसा पूरा क्या होगा, नेफ्रॉन के चारों तरफ ऐसा पाया जाएगा। ठीक है, नेफ्रॉन के चारों तरफ ऐसा पाया जाएगा, ऐसा दिख रहा है आप लोगों को? ये ऐसा दिख रहा है, ये पूरा ब्लड कैपिलरी। तो ये जो इफरेंट आर्ट्रियोल है वो पूरा नेफ्रॉन के चारों तरफ, पूरा नेफ्रॉन के चारों तरफ ऐसा, ये क्या रहेगा बेटा? इसका पूरा ब्रांचेस रहेगा। तो नेफ्रॉन दैट इज सारे टिब्यूल्स के चारों तरफ इसकी ब्रांचेस होती हैं, सारे टिब्यूल्स के चारों तरफ इसकी ब्रांचेस होती हैं, इसीलिए इसको क्या बोल देते हैं? पेरिटिबुलर कैपिलरी। इसलिए इसको क्या बोल देते हैं? पेरिटिबुलर कैपिलरी। याद है आप लोगों को बताया था पेरिट्यूबुलर कैपिलरी, याद है ना? तो पेरिट्यूबुलर कैपिलरी क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये सारे ट्यूबुल्स के आसपास है। देखो कौन कौन सा, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल, हेनलिस लूप, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल, कलेक्टिंग डक्ट, इसके चारों तरफ ये सराउंडिंग में है, इसलिए इसको पेरी मतलब सराउंडिंग, ट्यूबुलर मतलब ये सारा ट्यूब्यूल, और कैपिलरी तो है ही। समझ आ रहा बात? ठीक है, तो फिर अब मैं इसको क्यों बता रहा हूँ यहाँ पर? क्योंकि अब हमको सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन करना है। तो जो भी फिल्ट्रेट में हमारा, जो भी फिल्ट्रेट में है, ये सारा मटेरियल कहाँ रीअब्सॉर्ब होगा? सीधी सी बात है, यही इफरेंट आर्टरियोल जो है आगे चल के जो कैपिलरी बनाएगा, पेरिटिबुलर कैपिलरी, इसी कैपिलरी में वो रीअब्सॉर्ब होगा। ठीक है, तो भैया आप यहाँ पर देखेंगे सबसे ज्यादा वाटर है, तो ये जो पीसीटी वाला हिस्सा है, ये जो पीसीटी वाला हिस्सा है, इसमें पीसीटी वाला जो हिस्सा है, ये पीसीटी वाला जो हिस्सा है, ठीक है, तो यहाँ पर वाटर जितना भी आया, ये जो वाटर है यहाँ पर, है ना, जितना भी वाटर आया, जितना भी वाटर आया वो 70 टू 80% वाटर, 70 टू 80% वाटर जो रहता है वो पीसीटी से ब्लड कैपिलरी सराउंडिंग में रिएब्सॉर्ब हो जाता है। पीसीटी से सराउंडिंग की जो ब्लड कैपिलरी उसमें वापस रिएब्सॉर्ब हो जाता है। कितना? 70 टू 80%। बट हम लोगों ने अभी क्या देखा था कैलकुलेशन के मुताबिक, कितना परसेंट रीअब्सॉर्ब होता है फिल्ट्रेट? कितना परसेंट फिल्ट्रेट रीअब्सॉर्ब होता है? 99%। लेकिन मैंने अभी क्या बताया, 70 टू 80% पीसीटी में। क्यों? क्योंकि बाकी और भी तो है, लूप ऑफ हेनरी है, डीसीटी है, कलेक्टिंग डक्ट है, सब जगह से वाटर वापस इसी ब्लड कैपिलरी में रीअब्सॉर्ब होने वाला है। ठीक है, फिर उसके बाद सॉल्ट्स हैं, पूरा 100% ग्लूकोज, नॉट 99, 100% ग्लूकोज का रीअब्सॉर्प्शन होगा हमारे ब्लड कैपिलरी में। ठीक है, सॉल्ट्स का रीअब्सॉर्प्शन होगा, आयंस का रीअब्सॉर्प्शन होगा, गैसेस का रीअब्सॉर्प्शन होगा, यूरिया भी थोड़ा बहुत रीअब्सॉर्ब होगा, पूरा का पूरा यूरिया नहीं जाता है। ठीक है, तो यूरिया लेकिन आगे निकल जाएगा। हार्मोन्स जो काम की नहीं है उसका
रीएब्जॉर्प्शन नहीं होगा, आगे निकल जाएगा, कुछ हार्मोन्स आगे निकल जाएगा, और जो हार्मोन हमारे काम का है वो हार्मोन वापस ब्लड में रीएब्जॉर्ब हो जाएगा। तो छोटा सा हार्मोन का एक एग्जांपल दूं, जैसे कि प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं, तो आप लोगों को टीवी में आप लोग देखे होंगे एड प्रेगा न्यूज का, ठीक है। तो जो टीवी में एड जो प्रेगा न्यूज का देखते हैं, तो उसमें क्या रहता है कि जो छोटा सा प्रेगनेंसी जो किट रहता है ना, छोटा सा, उसमें क्या करते हैं, मॉर्निंग का जो यूरिन होता है, फीमेल्स उसको यूरिन का जो 2 ड्रॉप रहता है उसमें डालते हैं, ठीक है, किसमें, जो किट होता है। तो उसमें अगर कलर चेंज हुआ तो देयर इज अ प्रेगनेंसी, इफ कलर इज नॉट चेंज देन नेगेटिव प्रेगनेंसी, ठीक है। तो ये जो कलर चेंज करता है ये किसके कारण करता है, तो जो यूरिन में जो हार्मोन्स होते हैं, समझ आ रहा है, दैट इज ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। ये एचसीजी हार्मोन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ब्लड में रिलीज होगा, ब्लड से वो यूरिन में जाएगा और यूरिन से वो पास आउट हो जाएगा। तो ऐसे हार्मोन्स जो है वो यूरिन से बाहर निकलते हैं, ठीक है। समझ आ रहा बात, एक छोटा सा एग्जांपल दिया हूं, कभी क्वेश्चन आ गया तो ध्यान रखेंगे। कुछ मेडिसिन जो हमारे काम की नहीं है वो यूरिन से बाहर निकलता है, जैसे आप लोग मल्टीविटामिन खाते हो, या जैसे तबीयत खराब होता है तो कोई दवाई खाते हो, तो यूरिन का कलर आप लोगों को मालूम है ना, थोड़ा सा चेंज हो जाता है ना, यूरिन का कलर थोड़ा चेंज हो जाता है। बहुत, हर मेडिसिन, जो भी मेडिसिन है ना बेटा, जो भी मेडिसिन है ना वो कंप्लीटली हमारी बॉडी में यूज नहीं होता है। जो भी मेडिसिन हम लेते हैं वो कंप्लीटली बॉडी में यूज नहीं होता है, वो कुछ यूज होगा और कुछ यूरिन से बाहर निकल जाता है। जो मेटाबोलाइज हो गया, जो मेडिसिन ब्रेक डाउन हो गया, यूज हो गया, वो मेडिसिन जो रहता है यूरिन से बाहर निकलेगा, ठीक है। तो ऐसा ड्रग्स भी कुछ रीअब्सॉर्ब हो जाएगा, बाकी निकल जाएगा। अमीनो एसिड पूरा का पूरा रीअब्सॉर्ब हो जाएगा हमारे ब्लड में, ठीक है। देन उसके बाद बाइल पिगमेंट जो थोड़ा सा रहता है यूरोबिलिनोजन के फॉर्म में, वो ब्लड में एब्सॉर्ब होगा और कुछ यूरिन से निकल जाएगा। तो मैंने एक ही चीज आपको बताया कि 100% रीअब्सॉर्ब होता है, दैट इज ग्लूकोज। ध्यान रखेंगे, ग्लूकोज ही ऐसा मॉलिक्यूल है जो 100% रीअब्सॉर्ब होता है। अगर ये 100% नहीं हुआ तो देयर इज अ कंडीशन ऑफ डायबिटीज मेलाइटस, ठीक है। अगर ये ग्लूकोज का रीअब्सॉर्प्शन नहीं हुआ और ग्लूकोज यूरिन से बाहर निकलने लगा, तो की वो कौन सा कंडीशन कहलाएगा, ग्लाइकोसूरिया, ठीक है। एंड हाँ, डायबिटीज मेलाइटस की कंडीशन होगी। क्लियर है, मैंने 2-3 चीजें मैं आपको एक साथ बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो गया बेटा हमारा सेलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन। अब सेलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन क्यों नाम दिया गया है सेलेक्टिव, कि सेलेक्ट कर रहा है ये कितना रीअब्सॉर्ब होगा, ये एब्सॉर्ब होगा कि नहीं। जैसे यूरिया को एब्सॉर्ब नहीं करना है तो बाहर जाने दो, ग्लूकोज को एब्सॉर्ब करना है 100% रीअब्सॉर्ब करो वापस ब्लड में, ठीक है। वाटर को मैक्सिमम रीअब्सॉर्ब करो, समझ आ रहा बात, जो हार्मोन काम का है वापस रीअब्सॉर्ब करो, तो ये सेलेक्ट कर रहा है ना ये। देन रीअब्सॉर्प्शन क्यों बोलते हैं, एब्सॉर्प्शन क्यों नहीं बोलते, रीअब्सॉर्प्शन बोलते हैं, एब्सॉर्प्शन क्यों नहीं बोलते, जल्दी बताओ। हम इस चीज को नहीं, हम लोग जब इस चीज को खाए पिए थे, जैसे ये हार्मोन्स बना था, ये सॉरी ग्लूकोज है, वाटर, उस समय एब्जॉर्ब हुआ था, एक बार एब्जॉर्ब हो चुका है ना, वाटर, ग्लूकोज, हार्मोन्स, मेडिसिन जो हमारे इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब हुआ था, उस समय एब्जॉर्ब हो चुका है ब्लड में। अब ब्लड में ये वापस एब्जॉर्ब हो रहा है, वापस मतलब रीएब्जॉर्ब हो रहा है, इसलिए रीएब्जॉर्प्शन, ठीक है। चलो, तो अब ये रीएब्जॉर्प्शन वाला प्रोसेस यहाँ हो गया। देन अब आगे बढ़ेगा, समझ आ रहा है बात, आगे बढ़ेगा। देन उसके बाद आता है बेटा ट्यूबुलर सिक्रेशन। तो सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन हम लोगों ने देख लिया, ठीक है, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन हम लोगों ने देख लिया। तो ये जो रीअब्जॉर्ब होकर के ये जो ब्लड कैपिलरी जा रही है, ये कहाँ जाएगी, ये जो ब्लड कैपिलरी है कहाँ जाएगी, इट कनेक्ट्स विथ किससे, रीनल वेन। समझ आ रहा बात, इट कनेक्ट्स विथ रीनल वेन, समझ आया क्या बात। तो बहुत सारे ऐसे हर नेफ्रॉन की ब्लड कैपिलरी निकलेगी और रीनल वेन के साथ में ज्वाइन कर लेगी और बॉडी से बाहर निकलेगी, ठीक है। तो अब हम देखते हैं बेटा ये जो डिसेंडिंग, ये जो हमारा लूप ऑफ हेनली है, ठीक है। लूप ऑफ हेनली का 2 पार्ट होता है, एक पहला जो रहेगा जो थिक डिसेंडिंग लिम्ब और एक थिन डिसेंडिंग लिम्ब, और एक रहेगा थिन असेंडिंग लिम्ब और एक होगा थिक असेंडिंग लिम्ब, लूप ऑफ हेनली, ठीक है। अब जो लूप ऑफ हेनली का जो डिसेंडिंग लिम्ब है, लूप ऑफ हेनली का जो डिसेंडिंग लिम्ब है, ये किसके लिए परमेबल होता है, तो क्या बता रहा था मैं, हाँ, जो डिसेंडिंग लिम्ब होता है वो किसके लिए परमेबल होता है,
डिसेंडिंग लिम्ब ध्यान रखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, परमेबल फॉर वाटर, ठीक है, एंड इम्परमेबल फॉर सॉल्ट, ठीक है, नियरली इम्परमेबल फॉर सॉल्ट्स, ठीक है। असेंडिंग लिम्ब जो रहता है ये परमेबल रहेगा किसके लिए, सॉल्ट्स, जैसे सोडियम आयन है, क्लोराइड है, एंड इम्परमेबल फॉर वाटर, ठीक है। चलो, अब ये तो हो गया, हम लोगों ने देख लिया कि भाई किसमें क्या क्या रीअब्सॉर्ब होगा। तो डिसेंडिंग लिम्ब से वाटर रीअब्सॉर्ब होगा, ठीक है, वाटर रीअब्सॉर्ब होगा, जिसको मैं काउंटर करंट मैकेनिज्म में अच्छे से बताऊंगा, ठीक है। और जो असेंडिंग लिम्ब होता है, ठीक है, वहां से क्या रीअब्सॉर्ब होगा, वहां से सॉल्ट निकलेगा, ठीक है, वहां से सॉल्ट निकलेगा तो सॉल्ट रीअब्सॉर्ब होगा इस ब्लड कैपिलरी में, ठीक है। समझ आ रहा है बेटा आप लोगों को, है ना। तो ये एक हो गया हमारा ये वाला पार्ट, पीसीटी हो गया, लूप ऑफ हेनली हो गया, जिसमें क्या क्या रीअब्सॉर्ब हो रहा है। देन उसके बाद आते हैं डीसीटी में, ठीक है। डीसीटी में आपको मिलेगा कंडीशनल रीअब्सॉर्प्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कंडीशनल रीअब्सॉर्प्शन। अब ये कंडीशनल रीअब्सॉर्प्शन क्या होता है और किसके कारण होता है, तो सबसे पहले देखते हैं भैया ये किसके किसके कारण हो सकता है, ठीक है। तो इट इज ड्यू टू, इट इज low water in body and by ADH and एल्डोस्टेरोन, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखेंगे, एल्डोस्टेरोन एंड बाय ADH एंड एल्डोस्टेरोन। तो हम लोगों ने क्या क्या देखा कि डीसीटी जो रहता है वहां पर रीअब्सॉर्प्शन नॉर्मल नहीं होता, वो कंडीशनल है। कंडीशनल का मतलब होता है जब हमारे बॉडी में वाटर की कमी रहती है तो ये इसमें रीअब्सॉर्प्शन होगा, दैट इज कंडीशनल रीअब्सॉर्प्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन है, क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। लेकिन ये किसके कारण होता है, एंड बाय, किसके कारण होगा यहाँ पर कंडीशनल रीअब्सॉर्प्शन, कौन है प्रोमोटिंग फैक्टर पूछेगा तो एडीएच एंड एल्डोस्टेरोन, जिसको हम बाद में डिटेल में देखेंगे। ये हो गया बेटा हमारा सारे के सारे जो ट्यूबुलर पार्ट है उसमें रीअब्सॉर्प्शन कैसे कैसे हो रहा है और क्या क्या हो रहा है। चलो समझ आ गया बात इतना, ठीक है। कलेक्टिंग डक्ट जो होता है, कलेक्टिंग डक्ट जो होता है, इट इज कलेक्टिंग डक्ट सीडी, सीडी से भी बहुत सारा लॉट्स ऑफ वाटर रीअब्सॉर्ब होगा, ठीक है, लॉट्स ऑफ वाटर का रीअब्सॉर्प्शन होगा, साथ में यूरिया भी बाहर निकलता है। वाटर तो बाहर निकल ही रहा है यहाँ से, कभी कभी बेटा यूरिया भी निकलता है। अब ये वाटर निकल रहा है, बात समझ आ रहा है, ठीक है। यूरिया क्यों निकलेगा, फॉर पीएच बैलेंस, ठीक है, फॉर पीएच बैलेंस करने के लिए, ठीक है, एंड आयोनिक बैलेंस करने के लिए, पीएच एंड आयोनिक बैलेंस करने के लिए यूरिया जो है कलेक्टिंग डक्ट से वापस बाहर निकलेगा। देखो यहाँ से यूरिया निकल के यहाँ जा रहा है कलेक्टिंग डक्ट, कलेक्टिंग डक्ट से वो यूरिन बनना चाहिए, बट यूरिन फॉर्मेशन के समय कलेक्टिंग डक्ट से यूरिया फिर से बाहर निकलेगा, ठीक है, समझ आ रहा बात, एंड वाटर भी बाहर निकलेगा। ये क्यों होता है ऐसा, यूरिया क्यों बाहर निकलता है, तो ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है पीएच एंड आयोनिक बैलेंस करने के लिए। समझ आया बेटा इतना, क्लियर है इतना, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर 70 to 80% फिल्ट्रेट का रीअब्सॉर्प्शन हो जाता है, ठीक है। तो ये जो पीसीटी वाला हिस्सा है, पीसीटी वाला जो हिस्सा है, इसमें एक खास तौर पर एक स्पेशल टाइप के सेल्स होते हैं जो सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं। वो सेल का नाम बता दो क्या होगा। हाँ, यहाँ पर जो सेल्स होंगे, ब्रश बॉर्डर किस टाइप का होगा, क्यूबॉइडल, कॉलमनार, स्क्वैमस, कैसा होगा, ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम। तो ये सिलिएटेड होता है, नॉन सिलिएटेड होता है, क्या होता है, कौन बताएगा। तो यहाँ पर आपको सीलिया नहीं मिलेगा, ब्रश बॉर्डर, मतलब ब्रश बॉर्डर समझते हो कि जो सेल है उसके ऊपर ब्रश जैसा फाइन पार्ट, फाइन क्या होगा, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। तो ब्रश बॉर्डर का मतलब होता है बेटा कि वो जो सेल है उसके ऊपर एक
ब्रश के जैसा, जैसे ब्रश के ब्रिसल्स होते हैं वैसे ही फाइन माइक्रोविलाई, ब्रश बॉर्डर का मतलब होता है माइक्रोविलाई प्रेजेंट होना, ठीक है। तो इसको डायरेक्टली माइक्रोविलाई नहीं बोलते, माइक्रोविलाई प्रेजेंट होना उसको ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम बोल देते हैं, ठीक है। तो ये जो क्यूबॉइडल एपिथेलियम ये भी किस टाइप का है, सिंपल, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम। क्या आता है, सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम। तो जहां पर भी विलाई, सीलिया, माइक्रोविलाई, सीलिया मेनली जो रहता है ना बेटा वो कोई भी पार्टिकल के मूवमेंट के लिए होता है, लेकिन विलाई और माइक्रोविलाई जो होते हैं वो हमेशा किसी पार्टिकल को रीअब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया बढ़ाता है। जैसे हमारे इंटेस्टाइन में विलाई होता है, माइक्रोविलाई भी होता है, वो सरफेस एरिया को बढ़ाता है, वैसे ही यहाँ पर रीअब्जॉर्प्शन के सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए माइक्रोविलाई प्रेजेंट होता है सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम के ऊपर। ठीक है, समझ आ रहा है बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको बिल्कुल फिंगर टिप्स पे रखने पड़ेंगे, ठीक है, समझ आ रहा है, क्लियर है भैया, है ना। सीलिया नहीं होगा, ये माइक्रोविलाई होगा। चलो देन उसके बाद अब हम लोग लूप ऑफ फिनली तो देख लिए, डीसीटी भी देख लिए, कलेक्टिंग डक्ट देख लिए, है ना। तो अब सेलेक्टिव जो सिक्रीशन होता है वो क्या चीज है, सेलेक्टिव सिक्रीशन। तो जो सिक्रीशन है वो सबसे पहले आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि सिक्रीशन है क्या और कहां से हो रहा है। तो सिक्रीशन जो होता है वो ट्यूबुलर सेल से होता है, जैसे ये डीसीटी के सेल्स हैं, ये कलेक्टिंग डक्ट के सेल्स हैं, ठीक है, और ये पीसीटी के सेल्स हैं। तो ये जो सेल्स हैं इसको मैं बोलूंगा ट्यूबुलर सेल, ठीक, ये जो सेल है इसको मैं बोलूंगा ट्यूबुलर सेल। समझ आ रहा है बेटा, ट्यूबुलर सेल, क्यों ट्यूबुलर सेल, ये पीसीटी डीसीटी कलेक्टिंग डक्ट के सेल्स हैं इसलिए इसको क्या, हाँ ट्यूब के सेल है, ये पूरा तो पूरा ट्यूब ही तो है बेटा, नेफ्रॉन क्या है, ट्यूब ही तो है पूरा, वोमेन्स कैप्सूल को छोड़ दें ब्रॉड होता है, बाकी पूरा तो ट्यूब है, ठीक है। तो ट्यूबुलर सेल्स, तो ट्यूबुलर सेल क्या करते हैं, जब फिल्ट्रेट में आयोनिक इम्बैलेंस होता है, जैसे कि पॉजिटिव आयन कम ज्यादा हो गया, नेगेटिव आयन कम ज्यादा हो गया, तो बेटा हमारा जो यूरिन होता है उसका पीएच मेंटेन होना चाहिए। तो यूरिन का पीएच हमको ध्यान रखना है, ठीक है। मैं यहां लिखूंगा यूरिन का पीएच जो है वो कितना होता है, करीब करीब 6 होता है, ठीक है। तो ये एसिडिक है, ये एसिडिक है ना, माइल्ड एसिडिक है, बहुत ज्यादा एसिडिक नहीं है, माइल्ड एसिडिक है। तो ये एसिडिक जरूरी है बेटा, क्यों, क्योंकि अगर ये एसिडिक नहीं होगा तो यूरेथ्रा में जो कंडीशन है वो एसिडिक नहीं होगा। यूरेथ्रा अगर एसिडिक कंडीशन नहीं होगा, यूरेथ्रा के अंदर एनवायरनमेंट एसिडिक नहीं होगा, तो यूरेथ्रा से बेटा कोई भी जर्म्स या फिर माइक्रोब्स जो है वो यूरेथ्रा के थ्रू हमारे बॉडी के अंदर एंटर कर सकता है, ठीक है। तो ये एक प्रकार का डिफेंस मैकेनिज्म होता है, ये एसिडिक एनवायरनमेंट रखना, जैसे कि जो भी ओपनिंग है बेटा हमारी बॉडी की वो एसिडिक एनवायरनमेंट वहां पर बनता है ना, ध्यान रखें, यूरेथ्रा हो गया, वेजाइनल ओपनिंग हो गया, एनल ओपनिंग हो गया, वहां पर हमको एसिडिक एनवायरनमेंट मिलता है ताकि माइक्रोब्स के जर्मिनेशन को वहां पर रोक सके या अटैक को रोक सके, ठीक है। चलो, तो यूरिन हमारा पीएच 6 है, मतलब एसिडिक एनवायरनमेंट रखना है, तो हमको ये पीएच को मेंटेन करना है, साथ में ब्लड के पीएच को भी मेंटेन करना है। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि किडनी का 2 काम है, एक तो भैया नाइट्रोजनस वेस्ट है, दिख रहा है यहाँ पर यूरिन, यूरिया दिख रहा है, नाइट्रोजनस वेस्ट को बॉडी से रिमूव करना यूरिन के थ्रू, दूसरा ऑस्मो रेगुलेशन। तो ये जो ऑस्मो रेगुलेशन है वो वाटर एंड आयंस का बैलेंस को बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ट्यूबुलर सेल्स क्या करेंगे कि जब भी आयंस की कमी होगी कोई या ज्यादा हो जाएगा, जैसे पॉजिटिव आयन ज्यादा हो गया तो ये क्या करेगा, नेगेटिव आयन सिक्रीट करेगा। तो जैसे कि पॉजिटिव आयन ज्यादा हो गया तो ये नेगेटिव आयन सिक्रीट करेगा, तो नेगेटिव आयन क्या सिक्रीट करेगा, जैसे कि SCO3 माइनस आयन, समझ आ रहा बात, ठीक है। और अगर नेगेटिव चार्ज या नेगेटिव आयन ज्यादा हो गया है तो उसको बैलेंस करने के लिए ये क्या करेगा, पॉजिटिव आयन सिक्रेट करेगा। तो पॉजिटिव आयन सिक्रेट जैसे कि भैया मान के चलो पोटेशियम हो गया, ठीक है, समझ आ रहा बात, ये सिक्रेट होगा, तो ये पोटेशियम कहाँ से, यहाँ से सिक्रेट होगा, ये पोटेशियम सिक्रेट हो गया, समझ आ रहा बात। और जैसे हाइड्रोजन सिक्रेट हो गया, यहाँ पर भी पोटेशियम सिक्रेट कर दिया, ठीक है, अमोनिया सिक्रेट कर दिया,
ऐसा। तो ये क्या है, पोटेशियम आयन, अमोनियम आयन, हाइड्रोजन आयन, ये पॉजिटिव चार्ज सिक्रीट होते हैं पीएच को बैलेंस करने के लिए। समझ आ रहा है? पीएच बैलेंस करने के लिए, आयोनिक बैलेंस करने के लिए। तो कुल मिलाकर के मैंने आपको इनिशियली बता दिया था कि भैया ट्यूबुलर सिक्रेशन क्या होता है, आयोनिक बैलेंस के लिए होता है। समझ आ रहा है बेटा? ठीक है, बाकी जो पूरा एग्जैक्ट डाटा है वो आपको बिल्कुल एनसीईआरटी का जो लाइन है, ठीक है, एग्जैक्ट डाटा कि जो पीसीटी है यहाँ पर कौन कौन सा सिक्रेशन हो रहा है पॉजिटिव आयन का, पोटेशियम, अमोनिया, यहाँ पर पोटेशियम, हाइड्रोजन, ऐसे आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। SCO3 माइनस कहाँ कहाँ पर सिक्रीट हो रहा है ना, कौन कौन से आयंस कहाँ कहाँ से रीअब्सॉर्ब हो रहे हैं, डायरेक्टली आपको याद रखने हैं। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बता दिया है कि ये क्यों हो रहा है, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आएगा तो आपको ये मालूम होना चाहिए। बाकी डेटा जो है भैया वो तो लाइन टू लाइन आता है। चलो ये हो गया, क्या मैं हटा, एक और इंपॉर्टेंट डिस्कस करते हैं, काउंटर करंट मैकेनिज्म। ठीक है, तो अब देखते हैं ये जो काउंटर करंट मैकेनिज्म है, इट इज फॉर कंसंट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेट, कंसंट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेट, फिल्ट्रेट के कंसंट्रेशन, जो फिल्ट्रेट होता है उसका कंसंट्रेशन करने के लिए ये काउंटर करंट होता है। तो काउंटर करंट क्यों होता है ये देखेंगे। तो अब देखेंगे यहाँ पर, चलिए, तो ये आप लोगों को एक छोटा सा बेसिक सा डायग्राम मैं दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो ब्लैक कलर में जो रहेगा, जो एरो है ना, वो फिल्ट्रेट होगा, ये फिल्ट्रेट है बेटा। ठीक, और जो ब्लू कलर में है वो ब्लड का फ्लो है। ठीक है, ये जो ब्लू कलर में है वो ब्लड का फ्लो है। ठीक है, ये ब्लड का फ्लो है, ये ब्लड है, ऐसा, ये ब्लड का फ्लो है, ब्लड का फ्लो है। ठीक है, देन ये फिल्ट्रेट का फ्लो है, ये फिल्ट्रेट है, ये फिल्ट्रेट है, यस। तो आप लोगों को एक चीज यहाँ पर दिख रहा होगा, ये जो फिल्ट्रेट का फ्लो है, ठीक है, ये जो फिल्ट्रेट का फ्लो है, इट इज जस्ट अपोजिट टू फ्लो ऑफ ब्लड, ये ब्लड का फ्लो है। तो ब्लड का जो फ्लो है उसके अपोजिट में आपको फिल्ट्रेट का फ्लो दिख रहा है। वैसे ही पैरेलल भी है, साथ में ये जो लूप ऑफ हेनरी है, ये जो लूप ऑफ हेनरी है उसके जस्ट अपोजिट एंड पैरेलल में आपको क्या मिलेगा, जो ब्लड कैपिलरी है। ठीक है, तो इससे पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि जो पूरे के पूरे टिब्यूल के सराउंडिंग में जो ब्लड कैपिलरी होती है उसको क्या बोलते हैं, पूरे के पूरे टिब्यूल के सराउंडिंग में जो ब्लड कैपिलरी होती है उसको क्या बोलते हैं, पेरिटिबुलर कैपिलरी। ठीक है, पेरिटिबुलर कैपिलरी। तो ये जो पेरिटिबुलर कैपिलरी होती है, ठीक है, वो अगर इस टाइप का अरेंजमेंट करता है, ये इस टाइप का अगर अरेंजमेंट है, मतलब पेरिट्यूबुलर कैपिलरी अगर लूप ऑफ हेनरी के जस्ट पैरेलल है एंड अपोजिट फ्लो है उन दोनों में, तो उस टाइप का मैकेनिज्म को काउंटर करंट मैकेनिज्म बोलते हैं। ठीक है, तो काउंटर करंट क्या हो गया कि लूप ऑफ हेनरी और ये जो ब्लड कैपिलरी है, दैट इज इफरेंट जो आर्टरियोल है, डिफरेंट आर्टरियोल जो ब्लड कैपिलरी है, वो अगर जस्ट इसके पैरेलल अरेंज है और इसमें जो फ्लो ऑफ ब्लड एंड फिल्ट्रेट है वो बिल्कुल अपोजिट है, इक्वल एंड अपोजिट है, बिल्कुल यहाँ पर पैरेलल अरेंज है, तो इसको काउंटर करंट। तो काउंटर करंट का मतलब होता है एक, मतलब एक के अपोजिट कुछ काम करना। ठीक है, तो ये ऐसा क्यों हो रहा है इसको देखेंगे। तो मैंने आप लोगों को ये बताया था कि ये जो काउंटर करंट होता है तो इट इज बिकॉज ऑफ दिस अरेंजमेंट, और इस टाइप का ब्लड कैपिलरी को हम क्या बोलते हैं, वासा रेक्टा। याद आ रहा है क्या, वासा रेक्टा बताया था, एक पेरिटिबुलर कैपिलरी बताया था, एक वासा रेक्टा। तो वासा रेक्टा किस टाइप के नेफ्रॉन्स में होगा, वासा रेक्टा किस टाइप के नेफ्रॉन, याद आ रहा है, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन में होता है। फिर मैंने आप लोगों को वहां पर एक और चीज बताया था कि जब यूरिन का कंसंट्रेशन करना रहता है, वाटर को रिस्टोर करना रहता है बॉडी में, या पानी की कमी रहती है, ठीक है, यूरिन को कंसंट्रेट करना रहता है, तो ये जो 15% जो नेफ्रॉन है ये हाइपर एक्टिव होते हैं, ये काम करते हैं यूरिन को कंसंट्रेट करने के लिए, याद आ रहा होगा। तो ये 15% नेफ्रॉन है।
तो ये कैसे कर पाते हैं कंसंट्रेट? और वासा रेक्टा क्या? वासा रेक्टा कुछ नहीं है, ये भी ब्लड कैपिलरी ही है, जो कि अपोजिट एंड पैरेलल अरेंज है किसके? लूप ऑफ हेनली के। तो ये लूप ऑफ हेनली बहुत लंबा था, याद होगा आप लोगों को, काफी लंबा था, मेडुला के नीचे तक था, इसीलिए जस्टामेडुलरी नेफ्रॉन बोले थे। ठीक है, याद आ रहा होगा। तो वासा रेक्टा क्या? इट इज अ ब्लड कैपिलरी, जस्ट इट इज सिचुएटेड पैरेलल टू द लूप ऑफ हेनली, है ना। और इसमें ब्लड का जो फ्लो होगा इट इज जस्ट अपोजिट, पैरेलल एंड अपोजिट टू द फ्लो ऑफ फिल्ट्रेट इन द लूप ऑफ हेनली। ठीक है, चलो अब यहाँ पर देखते हैं बेटा कि ये जो हिस्सा है ये हमारा कहाँ पर है। तो यहां से अगर मैं देखूं, यहां से अगर मैं देखूं ऐसा, तो कौन बताएगा कि ये हिस्से को क्या बोलते हैं? और इस हिस्से, हाँ, तो ये कॉर्टेक्स वाला पार्ट है, ये मेडुलरी पार्ट है। ठीक है, तो ये आसान है, ये मेडुला वाला पार्ट है। ठीक है, चलो तो ये कॉर्टेक्स हो गया, ये नीचे मेडुला हो गया। तो कुल मिलाकर के एक चीज ध्यान रखना कि मेडुला जो होता है वहां का जो सराउंडिंग होता है, एनवायरनमेंट, मेडुला है। अब यहाँ पर कुछ ना कुछ तो होगा, यहाँ कुछ ना कुछ तो होगा। ये मेडुला है, अगर आप लोगों को कुछ याद होगा, ऐसा करके ऐसा, ठीक है, ऐसा करके ऐसा था। ठीक है, यहाँ पर नेफ्रॉन था ऐसा, ठीक है, ये नेफ्रॉन था ऐसा, ठीक है, ये नेफ्रॉन था। तो भैया ये जो मेडुला है ना, ये जो मेडुला है इसमें कोई ना कोई तो फ्लूइड होगा, उस फ्लूइड को बोलते हैं मेडुलरी इंटरस्टिशियम, उस फ्लूइड को बोलते हैं मेडुलरी इंटरस्टिशियम, इंटरस्टिशियम फ्लूइड। ठीक है, मेडुलरी इंटरस्टिशियम फ्लूइड, समझ आ रहा बात, है ना। तो मेडुलरी इंटरस्टिशियम फ्लूइड हो गया, है ना, मेडुला। तो यहाँ पर मेडुला के सराउंडिंग में मेडुलरी इंटरस्टिशियम फ्लूइड हो गया। तो बेटा ये जो मेडुलरी इंटरस्टिशियम फ्लूइड होता है, और जो नेफ्रॉन होता है, और जो ब्लड कैपिलरी होती है, ये सभी क्या करते हैं? आयोनिक एक्सचेंज करते हैं। ये पूरा का पूरा आयोनिक एक्सचेंज करते हैं। और ये सारा आयोनिक एक्सचेंज, वाटर एक्सचेंज जो होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ टू रीजन, एक तो यूरिन कंसंट्रेशन, दूसरा यूरिन का पीएच बैलेंस करना, आयोनिक बैलेंस करना। ठीक है, चलो तो अब यहाँ पर देखेंगे कि अब यूरिन को कंसंट्रेट करना है तो क्या होगा, कि अब आप लोग मुझे बताओ कि यहाँ से क्या रिमूव होगा, किसके लिए परमेबल है, और यहाँ से वाटर के लिए, है ना। तो यहाँ पर भी वाटर रिमूव हो रहा है, यहाँ पर ये वाटर रिमूव हो रहा है। ठीक, यहाँ ये किसके लिए परमेबल है? सॉल्ट के लिए, Na+। ठीक है, तो ये जब यहाँ से Na+ निकलेगा तो कहाँ जाएगा भैया? ब्लड में जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर एक चीज हमको ध्यान देना है कि ब्लड का ऑस्मोलैरिटी कितना होता है। ये आता है ब्लड ऑस्मोलैरिटी कितना होता है, मतलब सॉल्ट कंसंट्रेशन कितना होता है। तो ध्यान रखना है, ब्लड की ऑस्मोलैरिटी जो होती है वो 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर होता है। ठीक है, 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर होता है। ऑस्मोलैरिटी पढ़े हो आप लोग केमिस्ट्री में। ये जो डिसेंडिंग लिम्ब है, लूप ऑफ हेनली, ठीक है, ये किसके लिए परमेबल है? वाटर के लिए। तो डिसेंडिंग लिम्ब से क्या रिमूव होगा? वाटर रिमूव होगा, है ना। असेंडिंग लिम्ब किसके लिए परमेबल है? सॉल्ट के लिए, तो सॉल्ट रिमूव होगा। तो ये असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनली से सॉल्ट रिमूव हो रहा है। सॉल्ट रिमूव होने के बाद कहाँ जाएगा? ये ब्लड में जाएगा, ये ब्लड है ना, ब्लड में जाएगा। और मेडुलरी इंटरस्टिशियम, ये मेडुलरी इंटरस्टिशियम वाला एरिया है, मेडुलरी इंटरस्टिशियम में जाएगा, ब्लड में जाएगा। यहाँ पर वाटर यहाँ से निकलेगा, फिल्ट्रेट से कहाँ जाएगा? मेडुलरी इंटरस्टिशियम में जाएगा। और कहाँ जाएगा? ब्लड में जाएगा। ठीक है, तो पहले हम लोग ये देखते हैं कि भैया ऑस्मोलैरिटी क्या है। तो ये जो ऑस्मोलैरिटी होता है ब्लड का, वो 300 मिली ऑस्मोल होता है। ठीक है, ये क्या है बेटा? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। यहाँ पर सॉल्यूट हम क्या ले रहे हैं? सॉल्ट पार्टिकल्स। ठीक है, तो ये 300 मिली ऑस्मोल, तो यहाँ तक 300 होगा इस पूरा इंटरस्टिशियम में। ठीक है, मेडुलरी कॉर्टिकल इंटरस्टिशियम जो रहेगा उसमें आपको 300 मिली ऑस्मोल मिलेगा, और ये जो ब्लड वेसल है इसमें भी आपको 300 मिली ऑस्मोल मिलेगा। ठीक है, लेकिन जैसे ही हम मेडुला के नीचे जाते जाएंगे तो हमको क्या मिलेगा? ध्यान से देखना।
ठीक है। अब ये जो सॉल्ट यहाँ पर एब्सॉर्ब हो रहा है, सॉल्ट यहाँ पर जो एब्सॉर्ब हो रहा है, सॉल्ट एब्सॉर्ब हो रहा है, तो मुझे बताओ अगर इस फिल्ट्रेट से सॉल्ट बाहर निकलेगा तो ये वाला जो हिस्सा है मेडुलरी इंटरस्टिशियम का, यहाँ पर सॉल्ट कंसंट्रेशन बढ़ेगा, ब्लड में बढ़ेगा। तो अब ये जो ब्लड वेसल है इसका ऑस्मोलैरिटी क्या होगा, बढ़ेगा कम होगा, सॉल्ट कंसंट्रेशन बढ़ रहा है तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, 300 से ज्यादा होगा, 600 मिली ऑस्मोल होगा। ठीक है, सॉल्ट और निकलते जा रहे हैं, जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं तो नीचे जाते जाएंगे तो और बढ़ते जाएगा, 600 से 900 मिली ऑस्मोल होगा। सॉल्ट और निकलते जा रहा है, यहाँ पर दिख रहा है, तो 900 से फिर 1200 मिली ऑस्मोल, ये यहाँ पर ऐसा 1200 मिली ऑस्मोल यहाँ पर रहेगा। ठीक है, समझ आ रहा बात, 1200 मिली ऑस्मोल रहेगा इस ब्लड में या इंटरस्टिशियम में। ठीक है, देन उसके बाद ये जब ब्लड ऊपर जाएगा तो अब यहाँ पर क्या एब्जॉर्ब होगा, वाटर होगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर 1200 मिली ऑस्मोल वाला जो कंसंट्रेशन है सॉल्ट का, ये ब्लड ऊपर चढ़ रहा है, तो जब ये ब्लड ऊपर चढ़ेगा तो ये वाटर ऐड होगा, तो इसका कंसंट्रेशन कम होगा ज्यादा होगा, उतना ही रहेगा। सॉल्ट का कंसंट्रेशन कम होगा तो ऑस्मोलैरिटी क्या हो जाएगा, कम होगा। फिर से वाटर ऐड हो रहा है ऊपर जाते समय तो ऑस्मोलैरिटी और क्या हो जाएगा, और कम होते जाएगा। और ऊपर जा रहे हैं तो वाटर ऐड हो रहा है, ऑस्मोलैरिटी फिर से नॉर्मल 300 मिली ऑस्मोल में आ जाएगा। समझ आ रहा है ये क्या होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हो क्या रहा है, ऑस्मोलैरिटी तो बैलेंस हो गया, ऑस्मोलैरिटी बैलेंस हो गया मतलब सॉल्ट कंसंट्रेशन बैलेंस हो गया, मतलब आयोनिक बैलेंस हो गया। तो काउंटर करंट में आयनिक बैलेंस हो गया, साथ में वाटर भी रीअब्सॉर्ब हो गया। देखो कैसे, ये जो वाटर था सॉल्ट अंदर आया, सॉल्ट अंदर आया, यहाँ पर ये बहुत सारा सॉल्ट लेके आ रहा है, ये जो ब्लड है बहुत सारा सॉल्ट लेके आ रहा है। अब इस ब्लड में जब ये ब्लड लूप ऑफ हेनली के अपोजिट में रहेगा, ठीक है, ये ब्लड जो है लूप ऑफ हेनली के अपोजिट में जब रन करेगा तो डिसेंडिंग लिम्ब से वाटर निकलते जाएगा, तो क्या हो जाएगा, लूप ऑफ हेनली से एक्स्ट्रा वाटर रीअब्सॉर्ब हो रहा है ब्लड में, और ये ब्लड फिर इसको लेकर के वेन में जाके जुड़ जाएगा। तो इस चक्कर में क्या हो जाएगा, लूप ऑफ हेनली से ढेर सारा वाटर एंड सॉल्ट वापस बॉडी में रीअब्सॉर्ब हो गया। समझ आ रहा है बेटा। तो इस चक्कर में क्या होगा, सॉल्ट के साथ में वाटर रीअब्सॉर्ब हुआ, तो वाटर रीअब्सॉर्ब हो गया तो अब जो फिल्ट्रेट है ये कंसंट्रेट हो गया। तो इसीलिए इसको बोलते हैं बेटा, इट इज फॉर कंसंट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेट, इट इज काउंटर करंट। समझ आ रहा है, इजी है।